Dear students, today we will study one of the finest poems of T.S. Eliot, and the name of the poem is The Love Song of J. Alfred Prufrock. So, first of all, we will try to know, हम लोग जानेंगे about T.S. Eliot. So, let's begin with that. T.S. Eliot, जिनका जन्म 1888 में हुआ and he died in 1965. Actually, he is considered one of the prominent poets, modernist poets, right? तो modernist poets माने जाते हैं. He is also known as essayist, publisher, playwright, literary critic and editor. यानी वो एक निबंधकार भी माने जाते हैं, पब्लिशर हैं ही, नाटककार भी हैं, एक आलोचक हैं और एक संपादक के तौर पे उन्हें जाना जाता है. 20th सेंचुरी में जो पोएट्स हैं उनमें से इनका नाम आता है एंड ही इज कंसीडर्ड एज अ सेंट्रल फिगर इन द इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोइट्री. तो इंग्लिश मॉडर्निस्ट पोइट्री के ये सेंट्रल फिगर भी माने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. इसमें आधुनिकतावाद की चीज़ें देखने को मिलेंगी इनकी कविताओं में और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये साफ साफ झलकता है. बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं जिसमें से द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो हम लोग पढ़ रहे हैं. दिस पोएम इज फुल ऑफ इनडिसाइसिवनेस, यानी कि जो तय नहीं कर पा रहा है, वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, ऐसे कैरेक्टर की ये एक व्यथा है, यानी मन का दुख है. और इसमें नैरेटर जो है इस पोएम का वो एकदम श्योर नहीं है कि कोई लड़की उसे पसंद करेगी कि नहीं करेगी. एक्चुअली that is why actually the name has been given the love song of J. Alfred Prufrock. तो आप समझ गए होंगे कि क्या बैकग्राउंड है इस कविता की. ये जो पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इससे प्रूफ्रॉक के नाम से भी जाना जाता है और यह इट इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम्स ऑफ अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट टी.एस. एलियट. ठीक है, ये टी.एस. एलियट का एक पहला प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम है. ठीक है, इसमें डिफरेंट थॉट्स को दिखाया गया है जिसमें एक टेक्निक का यूज किया गया है. जो इस पोएम का जो कैरेक्टर है प्रूफ्रॉक, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इस टेक्निक का जो इस्तेमाल किया गया है इसमें, एंड द नेम ऑफ द टेक्निक इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आंतरिक मन की चेतना जिसको हम लोग कहते हैं. कैरेक्टर ने इसका यूज करते हुए सारी चीजों को प्रस्तुत किया है. एलियट ने जब इसकी शुरुआत की थी, व्हेन एलियट स्टार्टेड राइटिंग प्रूफ्रॉक, ही स्टार्टेड इन फरवरी 1910 एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जून 1915. और ये जो छपी थी कविता, इट वाज इशूड इन पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स. जब ये कविता शुरू में लिखी गई, इट वॉज जस्ट अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ पोएम. ठीक है, एक अजीब तरह की कविता मानी जाती थी. बाद में जब यह बहुत पॉपुलर हो गई कविता, तो इट इज कॉल्ड, ऐसे कहा जाता है कि लेटर पार्ट ये बहुत ही रोमांटिक और एक तरह से ऐसी कविता आई जो आधुनिकतावाद के बदलाव को दिखाता है, जो आइडियल चेंजेस हैं इन राइटिंग द पोइट्री ऑफ द 19th यानी रोमांटिक एंड जॉर्जियन पोइट्री में, और मॉडर्निज्म की शुरुआत जो होती है इसी कविता से देखी जा सकती है. सो दैट इज व्हाई एट फर्स्ट इट वाज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ पोएम, बट लेटर इट एक्चुअली गेव अ वे टू मॉडर्निस्ट, और आधुनिकतावाद जिसको हम लोग कहते हैं वैसी कविता की शुरुआत और बदलाव के लिए इस कविता को जाना जाता है. जब हम इस कविता के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, जब हम इस कविता के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है. और इसलिए प्रभावित है क्योंकि तांते अलगेरी को ये फॉलो करते थे टी.एस. एलियट, तो जो भी रीडिंग उन्होंने की थी उससे ज़्यादा प्रभावित दिखाई पड़ती इनकी कविता. और बहुत सारे रेफरेंसेस यहाँ बाइबल से मिलते हैं, विलियम शेक्सपियर के प्लेज से मिलते हैं, लाइक हेनरी फोर्थ, पार्ट 2, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट,
और 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट एंड्रू मार्वेल और 19th सेंचुरी के फ्रेंच सिंबॉलिस्ट जितने भी हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई पड़ती है कविता। एलियट जो हैं वो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस को नरेट करते हैं प्रूफ्रॉक को लेकर, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो डेवलप किया उन्होंने, जो मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं जब उन्होंने डेवलप किया इस टेक्निक को, इस चीज़ को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया है। ये जो पोएम है आप कह सकते हैं एक्चुअली इट इज़ अ ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश, यानी एक ऐसा नाटकीय रूपांतर है आंतरिक वेदना की, यानी मन के अंदर जो दुख चल रहा है उसको दिखाने का एक बहुत ही बेहतर तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक से उन्होंने इसको दिखाया है। सो एक प्रकार का एकालाप जिसको कहते हैं, एकालाप मतलब जो अकेले में आदमी विलाप करता है और बोलता है, उसको हम इंटीरियर मोनोलॉग भी कहते हैं, यानी आंतरिक रूप से बहुत दुखी है और आलाप कर रहा है, विलाप कर रहा है। और एक अर्बन मैन की बात की गई है जो प्रूफ्रॉक है, वो ऐसे फीलिंग से प्रभावित है, ही इज स्ट्रिकन विद सच फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, यानी इतना अकेलापन है उसके पास और उसके अंदर वो क्षमता नहीं, ही हैज़ नॉट दैट कैपेबिलिटी जिससे वो डिसाइसिव एक्शन ले सके, यानी वो कुछ अपना एक्शन ले सके। और एक फ्रस्ट्रेशन और जो मॉडर्न एज और इंडिविजुअल व्यक्ति का जो एक इम्पोर्टेंस है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है और वह एक तरह से नपुंसकता से प्रभावित है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंस है, वो इसमें दिखाई पड़ता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द थॉटेड डिजायर्स, वैसे डिजायर्स को दिखाया गया है जिसको दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है और मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट के कारण ऐसा है। इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से टी.एस. एलियट ने यहाँ दिखाया है। यहाँ प्रूफ्रॉक जो है वो बहुत लैमेंट करता है, विलाप करता है हिज फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इनर्शिया के कारण, यानी उसके अंदर वो एक जड़त्व है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, एक जगह अटक गया है, उसके अंदर बौद्धिक रुकावट आ गई है, उसके अंदर द लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, उसके ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ की जो कमियां हैं उसको वो मौका नहीं मिला है, उसके अंदर लैक ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसके अंदर वो डर है और बार बार उसे रिमाइंड कराता है कि वह किसी लव को प्राप्त नहीं कर सका और कर पाएगा। सो उसके अंदर जो फीलिंग है, वियरीनेस है, दुख है, वो पश्चाताप है, रिग्रेट है, एम्बैरेसमेंट फील करता है, उसके अंदर इच्छाएं हैं, लॉन्गिंग्स हैं और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है। ये सारी चीज़ें इस कविता की मदद से दिखाई गई है। अ सेंस ऑफ डिके जो दिखाई पड़ रहा है, कैसे उसको अपने आप को अवेयर करा रहा है वो कि कैसे एजिंग उस पर हावी है, उम्र बढ़ता जा रहा है, मोर्टैलिटी है, इसके बाद जीवन की एक निश्चितता है, हर किसी को मौत का सामना करना पड़ता है। तो प्रूफ्रॉक जो है वो इन सारी चीज़ों से बहुत ही थ्वार्टेड है, बहुत दुखी है, क्योंकि वो इमोशनली भी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। सो दैट इज़ वाई ये जो कविता है प्रूफ्रॉक, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है और मॉडर्न लिटरेचर का एक बहुत शानदार एक एग्जाम्पल है। सो इस तरीके से आप इस कविता को समझ सकते हैं।